जैसा कि आप सबने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये विरोध सिर्फ भाषा का है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छुपी हुई है? डीएमके और अन्य स्थानीय पार्टी हिंदी भाषा का विरोध क्यों कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका तमिलनाडु की राजनीति और पूरे देश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अगर हम तमिलनाडु की राजनीति पर नजर डालें तो अभी वहां डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहकर इसे खत्म करने की बात कही थी। दूसरी ओर अन्ना डीएमके है, जो पहले एनडीए के साथ थी, मगर 2023 से उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है और ये पार्टी भी समय समय पर हिंदी भाषा के मुद्दे को उठाती रही है। इसके अलावा तमिल सुपरस्टार विजय थालापति ने भी अभी राजनीति में एंट्री कर ली है और हाल ही में उन्होंने रोजा अफ्तारी की पार्टी भी दी थी और हिंदी को लेकर उन्होंने भी कई बयान दिए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से के अन्नामलाई एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ बनाम हिंदी और सनातन बनाम नेशनल पॉलिटिक्स के इधर उधर घूम रही है। आज के समय में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ये मुद्दा और गरमाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी आखिर है क्या। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई है। इसके अकॉर्डिंग छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, एक उनकी लोकल लैंग्वेज, दूसरी नेशनल लैंग्वेज, तीसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन तमिलनाडु में 1968 से 2 भाषा नीति लागू है, जिनमें तमिल और अंग्रेजी आती हैं और हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने के डर से यहाँ के राजनीतिक दलों में असंतोष सा पैदा हो रहा है। और तमिलनाडु में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स को द्रविड़ पॉलिटिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स क्या है और इसे किसने शुरू किया। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मकसद भारतीयों को बांटना था। उन्होंने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को भाषा और नस्ल के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने मैक्स मूलर थ्योरी का इस्तेमाल किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उत्तर भारत में रहने वाले वो लोग जो संस्कृत आधारित भाषा बोलते हैं, वो भारत के मूल निवासी नहीं हैं और वो मध्य एशिया से आए हैं और इन लोगों को उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्य कहकर बुलाया गया। और दक्षिण में रहने वाले वो लोग जो तमिल तेलुगु जैसी भाषाएं बोलते हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं और इन लोगों को द्रविड़ का नाम दिया गया। हालांकि बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसका खूब प्रचार किया ताकि आर्यों में और द्रविड़ के बीच में विभाजन पैदा किया जा सके। बाद में ब्राह्मणों को आर्य कहकर उनका विरोध शुरू किया गया। इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि ब्राह्मण संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी समेत कई और विद्याओं में निपुण थे। इसकी वजह से सरकारी प्रशासन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा और वो एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरने लगे। इसके अलावा हिंदुओं को झूठे लालच और नैरेटिव के जरिए आपस में लड़ाया जा रहा था, जबकि ब्राह्मण उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदुओं को वैदिक संस्कृति से जोड़े रखना चाहते थे ताकि उनमें एकता बनी रहे। मगर ये बात अंग्रेजों के साथ साथ कुछ अलगाववादी नेताओं और सत्ता के लालची लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने ब्राह्मणों को बाकी समाज से अलग करने की कोशिश की और उन्होंने ये झूठा नैरेटिव फैलाया कि ब्राह्मण उत्तर भारत के बढ़ते वर्चस्व और शासन का प्रतीक है। इसके चलते ब्राह्मणों को सनातन धर्म, संस्कृत और हिंदी भाषा से जोड़कर देखा जाने लगा। आज भी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति का असर तमिलनाडु की राजनीति में दिखता है। यहाँ की स्थानीय पार्टी इसका फायदा उठाकर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती नजर आती है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि द्रविड़ कोई जाति या धर्म नहीं है, बल्कि दक्षिण भारतीय भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है। तमिलनाडु में आज भी करीब 85% हिंदू रहते हैं जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें सनातन शब्द से दूर रखा जाता है। आप यहाँ तक ये भी समझ गए होंगे कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक राजनीतिक पावर है। अगर तमिलनाडु में हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया जाता है तो वहाँ के लोगों का हिंदी भाषी राज्यों के प्रति, जो जिसमें उत्तर भारत आता है, सीधा जुड़ाव बढ़ेगा। इससे बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को वहाँ पर बढ़त मिलने की संभावना बन जाती है, जबकि डीएमके और अन्य द्रविड़ पार्टियों की राजनीति वहाँ पर कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि ये पार्टियां हिंदी को उत्तर भारत का वर्चस्व बताकर इसका विरोध करती रहती हैं। तो क्या ये द्रविड़ बनाम हिंदी की लड़ाई असल मुद्दा है या सिर्फ इसे राजनीतिक फायदे के लिए भड़काया जा रहा है?
इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोबारा ऐसी ही किसी और वीडियो में। जब तक अपनी और अपनों की खुशियों का ख्याल रखें। जय श्री महाकाल।